हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं 10th साइंस का पहला चैप्टर, जो कि है रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। ठीक है ना। तो रासायनिक अपक्रिया में जो भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये आपका रिवीजन वीडियो रहेगा, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है और आपको ये चाहिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में तैयार करना है कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पर हैं। तो हम लोग बिना देरी किए हुए सीधे हम लोग प्रारंभ करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना, या रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार समझाइए। ठीक है ना। तो हमने इसलिए समय आपका जो है ज्यादा ना जाए, कम समय में हम लोग वीडियो को कंप्लीट कर पाए, इसके लिए हमने पहले से ही लिख रखा है इनकी परिभाषा जो आपको एग्जाम में लिखनी है। आपको बताया गया रासायनिक अपक्रिया के बारे में कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं जिनके रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। रासायनिक अपक्रिया क्या है? रासायनिक अपक्रिया का मतलब है कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ हो और वो क्रिया द्वारा कुछ नए पदार्थ बनाए। ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? रासायनिक अपक्रिया बोल सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर दो अपक्रियाएं लिखी गई हैं, जैसे करके C+O2 गिव्स आउट CO2, यानी कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और बना रहा है CO2 गैस। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 और ये जो है परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है CaO+CO में। ठीक है ना, यानी चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये अपक्रिया हो रही है, कभी कभी हो सकता है कि अपक्रियाओं में आपको पता न चले कि हाँ इससे ये चीज बनी है, हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके बारे में, यानी अपक्रिया हुई है, क्रिया हुई है दो पदार्थों के मध्य और नए उत्पाद का निर्माण हुआ है, इसके बारे में पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, जो है दिए हुए जो है पॉइंट है कि अपक्रिया होने की पुष्टि हम कैसे करते हैं। तो रंग परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। जो दो पदार्थ आप लें या एक ही पदार्थ है और वो एक रूप से दूसरे रूप में अगर बदल रहा है तो उसमें रंग परिवर्तन हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा लोहा या चांदी या तांबे में रंग परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग का लगना क्या है? एक रासायनिक अपक्रिया है, और आप देखते हैं लोहे का कलर कैसा भूरा हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे चांदी जो है ब्लैक पड़ जाती है क्योंकि चांदी का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। ऐसे ही तांबे जो होता है, तांबा वो हरा पड़ जाता है, उस पर जब करोजन होता है, संक्षारण होता है। ठीक है ना। तो ये जो संक्षारण है ये सब क्या है? रासायनिक अपक्रियाओं के उदाहरण है। रासायनिक अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिनको रिवर्स ना किया, यानी जिनको हम बदल ना सके। अगर लोहे से एक बार लोहे पे जंग लग गया तो क्या उस जंग को हम वापस ला सकते हैं? लोहे में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं, उस समय नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो वही चीजें हैं। तो पहला हो गया आपका रंग परिवर्तन। दूसरा है गैस का निकलना, यानी अगर हम दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ हैं या कोई एक पदार्थ है और वो क्रिया करेगा तो हो सकता है उससे गैस निकले। ठीक है ना। अगर गैस निकल रही है तो भी हम समझेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तीसरा पार्ट है हमारा तापमान में परिवर्तन। जैसे आप देखोगे NaOH को अगर आप जल में घोलोगे या चूने को जल में घोलोगे तो आप पाओगे कि ताप जो है वो बढ़ जाता है, जो कि हमें रासायनिक अपक्रिया के होने की पुष्टि करता है। ठीक है ना। ऐसे ही अवक्षेप का बनना, तापमान के साथ अवक्षेप का बनना। कभी हो सकता है कोई द्रव्य विलयन हो या जो है द्रव्य पदार्थ हो, उनको आप मिश्रित करें और उसमें क्या हो, कोई अवक्षेप जम जाए, अवक्षेप बन जाए, तो ये भी हमें बताता है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है ना। तो चलिए अगला पार्ट जो है हमारा, पहला पार्ट में जो हमें आंसर लिखना है कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या है, तो केवल इतनी परिभाषा लिख करके दो एग्जांपल दे सकते हैं। एक एग्जांपल देंगे तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए बताया गया कि अपक्रिया हो रही है, इसकी पुष्टि हम कैसे करते हैं। तो उसके कुछ यहाँ पर जो है कारण लिखे गए हैं कि कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तीसरा पार्ट जो है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, जो कि बहुत ही बार पूछा जाता है कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको याद रखना है यही क्वेश्चन। रासायनिक अपक्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। अपक्रियाएं जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहली अपक्रिया यहाँ पर दे रखी है संयोजन अपक्रिया, उसका भी हमने डिटेल में दे रखा है। चारों अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रियाएं कुल 4 प्रकार की होती है: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। ये चारों अपक्रियाओं के आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने, परिभाषा सहित कम से कम एक एग्जाम्पल तो सदैव पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका पार्ट बनता है जो है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहेंगे? तो बहुत ही नाम से स्पष्ट है। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब है जुड़ना। तो संयोजन की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि ऐसी अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें, यानी जुड़ जाए, केवल एक उत्पाद हमें प्राप्त हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। तो वैसे ही परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक कह सकते हैं, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं
तो इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर कम से कम एक एग्जाम्पल तो आपको याद होना ही चाहिए देने के लिए। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं। Mg यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, ठीक है ना। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। बैलेंस करके लिखा गया है 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO, ठीक है ना। बैलेंस करके क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अपक्रिया के दौरान ना तो पदार्थ नष्ट होता है और ना ही पदार्थ उत्पन्न होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। द्रव्यमान में कमी या अधिकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं CaO प्लस H2O। चूने को जब आप जल में घोलेंगे तो बुझे हुए चूने का निर्माण होगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए संयोजन अपक्रिया के। दूसरी अपक्रिया हमारी है वियोजन अपक्रिया। 4 प्रकार की अपक्रिया आपको याद रखनी है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। दूसरी अपक्रिया होगी वियोजन अपक्रिया। वियोजन नाम से स्पष्ट है, वियोजन का होता है टूटना, कि जब कोई एकल अपकर्मक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वही परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? जब कोई एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको जरूर पता होने चाहिए। पहला उदाहरण यहाँ पर दे रखा है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो चूना बनता है CaO प्लस CO2। दूसरा रिएक्शन यहाँ पर दे रखा है 2KClO3। इसको भी अगर हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2KCl प्लस 3O2 यानी ऑक्सीजन को प्राप्त करने की एक विधि है, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो वियोजन अपक्रियाओं के एग्जाम्पल है। वैसे अगर आपको कभी वियोजन अपक्रिया लिखनी पड़ी अलग से, कभी कभी आ जाता है कि केवल वियोजन अपक्रिया लिखिए या संयोजन अपक्रिया लिखिए, तो वियोजन में कई पार्ट बन जाते हैं कि वियोजन अपक्रियाएं कौन कौन सी है। तो वियोजन अपक्रियाएं परिभाषा तो आप यही लिखोगे कि जब कोई एकल अपकर्मक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया को हम अलग अलग पार्ट में भी बांट देते हैं। जैसे आप देखते हैं तापीय वियोजन, जिसमें आप देख रहे हैं इन अपक्रियाओं में हम ताप दे करके पदार्थों को तोड़ रहे हैं, तो ये तापीय वियोजन हो गया। दूसरा पार्ट जो आपका बनता है वो तापीय यानी उस तापीय को उसमें वियोजन भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट होता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन भी होता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा AgCl। AgCl जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में यानी यूवी रेज की उपस्थिति में टूट जाता है Ag प्लस Cl2 में, ठीक है ना। 2Ag प्लस Cl2 में ये रिएक्शन आपने देखा होगा, आप देख लीजिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। 2AgCl गिव्स आउट, ये जब यूवी रेज की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है 2Ag प्लस Cl2 में। ध्यान रखेंगे प्रकाश अपघटन का एग्जाम्पल है, जो कि एक प्रकार का वियोजन अपक्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है विद्युत अपघटन। आपने सुना होगा कि विद्युत अपघटन हम लोग बहुत सारे पदार्थों का विद्युत अपघटन कराते हैं तब भी पदार्थ अलग हो जाते हैं। जैसे जल का अगर हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो H2 और O2 प्राप्त होती है, तो ये विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल है। तो यदि अलग से पूछा गया कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है, केवल वियोजन अपक्रिया के बारे में लिखना है, तब हम ये सब पार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब तीसरी अपक्रिया जो है हमारी, वो तीसरी प्रकार की जो हमारी अपक्रिया है वो है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के योगों से उन्हें विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा वो कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको हटा देता है यानी विस्थापित कर देता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर जिंक जो है, जिंक की अपक्रिया यहाँ पर 2HCl से कराई गई है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई गई है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिंक क्या कर देता है? H को हटा देता है, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील तत्व है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा क्रियाशील तत्व है कौन कम क्रियाशील तत्व है? तो इसके लिए सक्रियता श्रेणी आप बाद में पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ रखी होगी उन्हें पता होगा कि जिंक जो है वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है यानी ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और बनेगा क्या? ZnCl2 और उसके साथ क्या प्राप्त होता है? H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। दूसरा रिएक्शन आपको याद रखना है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अपक्रिया यदि हम Fe2O3 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम लग जाते हैं, यानी हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो Al2O3 प्लस Fe मुक्त हो जाएगा, आयरन यहाँ पर मुक्त हो जाता है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है ये अपक्रिया थर्मिट अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है। थर्मिट अपक्रिया आप जानते हैं कि इसमें एल्युमिनियम की अपक्रिया Fe2O3 के साथ कराई जाती है। इसको हम आयरन का एक प्रकार का ये अयस्क है, ये और भी बोलते हैं, आयरन का और है, और Fe2O3 जिसको हम हेमेटाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हेमेटाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, आयरन मुक्त होता है और यहाँ पर इतनी ज्यादा उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है कि जो मुक्त होने वाला आयरन है वो बहुत गलित अवस्था में प्राप्त होता है, और इसका उपयोग हम लोग बड़े बड़े जो मशीनरी कलपुर्जे होते हैं या ट्रेन की पटरियां होती है उनको जोड़ने में भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गलित लोहा प्राप्त होता है वो जो दरार होती है पटरियों में उनमें भर जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, ये एल्यूमिनोथर्मिट अपक्रिया का ही एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है? विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगली अपक्रिया जो हमारी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्विविस्थापन अपक्रिया। याद रखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है?
ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो पदार्थों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाए। जैसे आप देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 के साथ कराई जाती है तो प्राप्त होता है BaSO4 + 2 NaCl। हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए सोडियम यहां आ गया है और बेरियम यहां आ गया, तो बेरियम जब सल्फेट के साथ आएगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट, और जब सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये एक एग्जांपल आपको अवश्य याद रखना है, अगर दो याद हो सके तो और बेहतर है। ठीक है ना, जैसे AgNO3 + NaCl, AgNO3 + NaCl अपक्रिया जब करते हैं तो बनता है AgCl + NaNO3। अच्छा, अभी आपको हमने बताया था इससे पहले में, जब हमने आपको बताया था वियोजन अपक्रिया, तो वियोजन अपक्रिया में हम जानते हैं यूवी रेज की उपस्थिति में AgCl टूट जाता है, Ag अलग प्राप्त होता है और Cl2 अलग प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये किसका उदाहरण था, ये प्रकाश अपघटन का उदाहरण था, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो AgCl याद रखेंगे, ये श्वेत शाम फोटोग्राफी में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका अपक्रियाओं के बारे में कि अपक्रिया किससे कहते हैं और अपक्रिया के कितने प्रकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगले छोटे जो है आपका YouTube चैनल पर आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, जो कि एकदम चैप्टर वाइज ही होंगे। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अपक्रिया और अपक्रिया के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में या जो नया वीडियो होगा आपका अगला वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और जैसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, एक एक एग्जाम्पल आपको अवश्य याद होने चाहिए, उसके वो आपको बताए जाएंगे। और इसके साथ ही रेडॉक्स अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण और जो अपचयन अपक्रिया क्या होती है, जिसे हम उपचयन और अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं, दोनों यदि एक साथ होती हैं तो उनको हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे रासायनिक अपक्रिया वाला चैप्टर, जो कि 10th साइंस का पहला चैप्टर है। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, उन सब की जो है उन सब के बारे में बातें हो चुकी थी। अब देखिए अपक्रियाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, परिभाषित किया गया यहाँ पर, जो आपको परिभाषा लिखनी होगी वहां पर कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे बोलते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिनके घटित होने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। यानी जिनके संपन्न होने पर ऊष्मा उत्सर्जित हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। जैसे दो एग्जांपल आपको यहाँ याद रखने कम से कम, जैसे CaO + H2O। आप चूने को देखते हैं, चूने को यदि पानी में डालेंगे तो चूने का पानी जो है वो गर्म हो जाता है, और वो गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी वजह से पानी गर्म हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसको साइड में यहाँ पर ऊष्मा लिख दिया गया है, CaO + H2O गिव्स आउट CaOH का होल टाइप प्लस ऊष्मा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन आपको याद रखना है मेथेन का कम्बसन। अगर मेथेन को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलाने पर आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, CO2 + जल बनता है, और उसके साथ ऊष्मा एवं प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ध्यान रखना है, जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना, प्रकाश भी एक प्रकार की क्या ऊर्जा ही है। ठीक है ना, तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही उधर, तो क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का एग्जांपल है। अब एक अपक्रिया और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरली हमने आपको बताया सभी अपक्रिया में दो एग्जांपल आपको दिए हैं हमने, लेकिन एक अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमने देखा बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पूछता है श्वसन क्या है, श्वसन ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो आप सभी लोग देखते हैं कोई भी जीवधारी जो होता है वो प्रायः श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी जब श्वसन प्रक्रिया उसके शरीर में घटित होती है, कोशिकाओं में श्वसन होता है, तो श्वसन में ऑक्सीजन उपयोग की जाती है और ग्लूकोज का या अन्य कार्बनिक पदार्थ का जारण होता है, उसको जलाया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है, और उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कुल मिला के ऊर्जा उत्पन्न हो रही यहाँ पर भी, तो श्वसन क्या होगी, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। और इसका रिएक्शन भी आपको याद रखना है, कई बार इसको बैलेंस करने के लिए देता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो हम लोगों में देखिए ग्लूकोज का जो है उपयोग किया जाता है श्वसन में, ग्लूकोज का जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है श्वसन कराया जाता है, तो CO2 प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है और ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना है कि एक ग्लूकोज अणु से कुल 38 ATP प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है ना, तो ऐसे हो तो बायोलॉजी का पूरा पार्ट है, आपको बताया गया होगा।
आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो श्वसन अपक्रिया है वो उष्माक्षेपी अपक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है हमारा उष्माशोषी अपक्रिया। उष्माशोषी नाम से एकदम स्पष्ट है, शोषण जो करे यानी जो अवशोषित करे, ठीक है ना। तो उष्मा अवशोषण करने वाली अपक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। अब अवशोषण का मतलब क्या है कि अगर अपक्रिया कोई नहीं हो रही, आप उसको उष्मा दे रहे हो तब जाकर के हो रही है, यानी वो क्या कर रही है, उष्मा अवशोषित कर रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अपक्रिया। तो उष्माशोषी अपक्रिया की पहली बात आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि उष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो उष्माशोषी अपक्रिया के बारे में देखें, यहां पर लिखा गया है ऐसी अपक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है, एकदम सिंपलेस्ट परिभाषा है, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे आप यहाँ पर दो एग्जांपल याद रखेंगे, NO2 प्लस O2, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये जब आप देखते हैं बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकती है तो वहां पर बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न हो जाती है, और उष्मा को पा करके जो है वायुमंडल में बनता है NO बनता है, NO2 नहीं सॉरी 2NO बनता है। ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो दूसरा रिएक्शन है ये भी हमें याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें वियोजन कराने पर CaO प्लस CO2, यानी हमें इस अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, तो ये भी क्या है, उष्माशोषी अपक्रिया का एग्जांपल है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ ऐसी अपक्रियाएं हैं जो कॉमन है, जो हमने वहां पर आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन में पढ़ाई होंगी, वही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि बहुत कम रिएक्शन याद करके हम हर प्रकार के एग्जाम्पल लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट वियोजन अपक्रिया में भी आपको लिखाया गया था, और ये उष्माशोषी अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखिए आपको उष्माशोषी अपक्रिया में यहाँ पर CaO प्लस H2 लिखाया गया, और इसके साथ आपको संयोजन अपक्रिया में भी इसको लिखाया गया होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, जनरली संयोजन अपक्रियाएं जो होती हैं, जब कोई पदार्थ जुड़ता है तो प्रायः उष्मा उत्पन्न होती है, यानी वो अपक्रियाएं प्रायः उष्माक्षेपी होती हैं। और जनरली ऐसा होता है कि ज्यादातर अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ विघटित हो रहे होते हैं उनमें उष्मा देनी पड़ती है हमें, ठीक है ना। तो जो वियोजन अपक्रियाएं होती है वो प्रायः कैसी होती है, उष्माशोषी होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। अब इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण और जो है महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो पूछा जाता है उपचयन और अपचयन। उपचयन का एक दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम होता है उपचयन। क्या, उपचयन। ऐसे दूसरा जो पार्ट है वो है अपचयन का। अपचयन का मतलब है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम अन्य प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऐसे ही हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ठीक है ना। ये दोनों होता है। या फिर जनरली जो कॉमन परिभाषा होती है कि किसी ऋण विद्युतीय पदार्थ का जुड़ना किसी पदार्थ से ऑक्सीकरण कहलाता है, और किसी धन विद्युतीय पदार्थ का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट परिभाषा अगर देखी जाए, ठीक है ना। तो